जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखा गया था, चार्ट बाय चार्ट हम लोग इतिहास को जानने का कोशिश करा और गलती से मैंने वीडियो पॉज करने की जगह वीडियो कट यानी कि एंड कर दिया था, तो इसलिए फिर से ये नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड होके आपके पास यूट्यूब में आएंगे। तो चलिए चलते हैं कि हमने बात कही थी कि उस समय के पीरियड में यानी कि पुरापाषाण काल के पीरियड में, मध्यपाषाण काल के पीरियड में ताम्रपाषाण या फिर खेती बाड़ी के समय में जब लोग जानते थे, उस समय के लोग के इतिहास के बारे में, उस समय के काल के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, यानी कि कैसे जानेंगे उस समय क्या हो रहा था, कैसे हुआ था। तो मैंने एक आपको लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन बताया था कि लेयर बाय लेयर मिट्टी चढ़ती है, फॉर्मेशन होता है, हम लोग डीप होल जाते हैं, खुदाई करते हैं, तब वो अंदाज़ा हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे हमने नाम दिया है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत। हमने इतिहास के स्रोतों से जानकारी मिलती है कि कौन सा समय कितने साल में आया था, कौन सा अवशेष जो मिले हैं वो कितने काल पूर्व हैं। ये सब हमें इतिहास के स्रोत में देखा गया है। अब इतिहास के स्रोत में तो हम लोग ने देखा गया है, लेकिन उस समय भी इतिहास के स्रोत को 4 तरीकों से अध्ययन के रूप में बांटा गया है, जो कि पहला हम लोग का है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, फिर दूसरा साहित्य स्रोत और तीसरा है विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत हम उस स्रोत को बोलते हैं जिसमें बड़े बड़े राजाओं या फिर जैसे आप अशोक के चक्र में, अशोक के समय में देख लें तो अशोक ने बहुत सारे शिलालेख या फिर शिलापट बनवाया था और उसमें अपनी उपलब्धियां दर्शाई हुई थी। सिर्फ अशोक ही नहीं, बहुत सारे यूनानी राजा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हिंदू वंश, नाग वंश, जो भी अपने राजा थे, सब बड़े बड़े शिलापट या शिलापट में लिख के अपनी विशेषता बताए थे या फिर अपने जो प्राप्त किया है, अपनी जो जानकारी है वो अपने अस्तर शिलालेख के पद पे लिख के बताते थे। अब शिलापट या शिलालेखन उस समय की ये नहीं थी कि पेन या कागज या पेन या किसी आधुनिक लकड़ी से लिख के या दिस डेट करके शिलालेख पे लिखवा दिया जाता था। ऐसी उस समय में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय में जो शिलालेख में लिखवाने का तरीका था, वो तरीका था आपने देखा होगा छेनी या हथौड़ी। छेनी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो गांव देहात के, आई मीन हम लोग जैसे झारखंडी हैं तो हम लोग थोड़ी बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में जानते थे। छेनी आप समझ लीजिए एक तरीके से काटी के रूप में इसको आप देख सकते हैं। ये इसी टाइप में छेनी के रूप में होती थी। और ये छेनी क्या करती थी कि हथौड़े के सहारे से वर्कर इस पे ठोक ठोक के, फॉर एग्जांपल ऐसे ठोक ठोक के लिखा करते थे, जो कि अभिलेखों में ऐसा देखा गया है। फिर ये हो गया मुद्रा। हाँ, मुद्रा से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि पुराने समय में अभी जो सिस्टम है हम लोग का, बाटर सिस्टम से चेंज होके जो मनी, पैसे का ट्रांसफ़र होता है, वो उस समय उपयोग नहीं होता। उस समय उतनी आधुनिक चीज़ें नहीं थी। तो उस समय जो सिक्के होते थे, मुद्रा होती थी, वो सोने या चांदी के होते थे। किसी किसी काल में शीशा का भी उपयोग किया गया है।
और किसी किसी समय चमड़ी का भी मुद्रा बनाया गया है, जो कि मैं आप सभी के बीच जो भी शासनकाल में ऐसी-ऐसी मुद्रा पाए गए हैं, उसके बीच में आप सभी को बताऊँगा। तो फिलहाल मैं मुद्रा पे आता हूँ। मुद्रा उस समय की सोने की या फिर किसी धातु की, तांबे की, चांदी की होती थी और उसपे राजा क्या करते थे, एक शाही सिग्नेचर देते थे। यानी कि उस समय का राजा वो साइन या फिर वो लोगो, वो डिज़ाइन सिर्फ़ राजा ही के अंतर्गत में ही दे दिया जा सकता था। अदरवाइज़ आप जनरली एक सिक्का ले लो, उसपे दिस दैट कुछ भी मेंटेन कर दो तो प्रजा उस समय इतनी भी बुर्बक नहीं थी कि वो उसका कॉपीराइट नहीं कर सकते थे। तो दैट्स व्हाई एक लोगो जो राजकीय स्तर से ही एक लोगो मिलता था, जो कि सिक्कों में डाला जाता था, ताकि लोग सैटिस्फाई हो सके, हाँ, ये ओरिजिनल है। तो उस समय मुद्रा जो होती थी, सोने की होती थी। बहुत सारे राजाओं ने अपने सोने की मुद्रा में अपने नाम अंकित किया हुआ है और नाम की जगह अपनी चित्रकला भी अंकित किया हुआ है। और चित्रकला के साथ-साथ बहुत सारे राजाओं ने अपने मुद्रा पे धार्मिक चीज़ों का भी धार्मिक चीज़ों का भी तत्व अंकित किया गया है। जैसे कि आप बोल सकते हो स्वास्तिक का लोगो या फिर धार्मिक चीज़ में रामायण के राम भगवान को भी अंकित देखने को मिला गया है। और इसी तरह से हमें वो मुद्रा के बारे में पता चलता है कि वो मुद्रा किस काल की है। फिर हम लोग मित्र भांड में आते हैं। मित्र भांड क्या होता है? मित्र भांड यानी कि हम लोग वैसे पदार्थों को बोलते हैं जो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ होता है। आज के टाइम पे आपने मिट्टी से बना हुआ चीज़ बहुत कम लोग यूज़ और देखने को मिलता है। बेसिकली मिट्टी से बना हुआ चीज़ हमने बस प्याली के रूप में ही बहुत कोई लोगों ने देखा है, और चाय प्याली जिससे हम लोग चाय पीते हैं। लेकिन हम लोग जब बचपन थे तब उस समय हम लोग ने मिट्टी के बना हुए बर्तनों से ही अपनी बचपना बिताई है। जैसे मिट्टी के बर्तन से घोड़ा बर्तन या फिर जो भी है वो सारी चीज़ें बन के आती थी मार्केट में, और हम लोग उसी से खेल के ही अपने बचपना को बिताए हैं। तो उस समय की मिट्टी के अवशेषों को ही मित्र भांड बोला गया है। और ये अवशेष हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिला है। ठीक। अब हम लोग आते हैं स्मारक में। स्मारक में ऐसा होता है कि आज भी हम लोग बहुत बहुत जगहों में स्मारक बनाते हैं। जैसे हमारे सामने एक रोड है जिसमें गांधी जी की स्मारक बनी हुई है। तो स्मारक में उतनी डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। शाही स्मारक होते थे जो राजाओं ने अपने स्मारक जगह-जगह पे बताया गया है, और जस्ट उसी स्मारक के नीचे अपनी जो भी बायोग्राफी है वो लिखवाने का काम किया गया है, जिससे कि हमें पता चलता है वो कौन सा काल या फिर कौन सा समय का है। वो इस बायोग्राफी में अपना जीवनी काल से लेके अपनी उपलब्धियां भी कुछ राजाओं लिखवाते हैं। उपलब्धियां हमने
उपलब्धियां हम उस वर्ड को बोलेंगे, जैसे कि इंग्लिश के लोग अचीवमेंट कहते हैं। उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट, हमने क्या अचीव किया है वो सब लिखवाते थे। तो उस समय के राजा क्या अचीव किए हैं, क्या अचीवमेंट किए होंगे, दूसरे शासक को मार के उनकी जगह को हासिल करना, या फिर अपने क्षेत्र का विस्तार करना, या फिर अपने क्षेत्र के विस्तार से जो भी हुआ होगा वो अचीवमेंट उनके उनके बीच आया है, तो वो लिखवाते थे। फिर मूर्तिकला में अगर देखा जाए तो मूर्तिकला में बेसिकली 3 मूर्तिकला होती है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक द्रविड़ मूर्तिकला होती है, जो कि साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। तो मूर्तिकला में लोग मंदिरों में जाके मूर्तिकला करते थे, मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति के दीवारों पे ही अपनी चित्रकला बना के अपनी जो उपलब्धियां या फिर अपनी जो बायोग्राफी है वो अंकित करते थे। तो ये मूर्तिकला में हम लोग को देखने को मिलता था। तो यही अवशेषों से ही हमें पता चलता है कि कौन सा समय किस किस काल का राजा थे, या फिर उस समय उस काल में क्या डेवलपमेंट या फिर क्या इतिहास था। ये इन्हीं इन्हीं स्रोतों के बारे में पता चलता है। तो आप इसे लिख सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत, एक भूल गया मैं बताना, पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत को बोलेंगे जो जमीन के स्तर यानी कि जमीन के नीचे पाई गई है। जमीन से के नीचे खुदाई करके यानी कि पृथ्वी के अंदर प्राचीन वस्तुओं की जानकारी से जो हमें स्रोत जानकारी मिले उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी कि प्राचीन पृथ्वी के अंदर प्राचीन वस्तुओं की जानकारी से हमें जो जानकारी मिले उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब आते हैं साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में ये थोड़ी बहुत लिखना पढ़ना जब राजा महाराजाओं या फिर व्यक्ति जानने लगे तो लिखने की शैली स्टार्ट हो गई। तब ये लोग लिखते हुए अपने जो भी अचीवमेंट है लिखते हुए आगे जनरेशन के लिए रखते हैं या फिर लिखा करते थे। तो जनरली की बात है कि जब लिखना सीख गए होंगे तो उस समय तो पेज नहीं आया होगा। तो और अगर पेज नहीं आया तो भाई ये लोग लिखते कहाँ होंगे। तो आपने अगर बचपन में खेला हुआ कुछ खेल, तो जेन्युइन एक खेल जो होता था, हम लोग बचपन में खेला करते थे कि कुछ वर्ड लिखने को होता था और उसे ढूंढने ढूंढने के लिए कहा जाता था। तो हम लोग वो वर्ड किसी दीवार में ही छिप के ही लिखा करते थे। तो जाहिर सी बात है किसी की दीवार में ही हम लोग लिखते थे, तो वो उन लोग भी दीवार पे ही लिखा करते होंगे, या फिर दीवार नहीं होगा तो फिर उस समय इतनी भी इतनी भी मानव काल में नहीं थे कि कपड़े की खोज नहीं किए होंगे। तो कपड़े की खोज किए होंगे तो व्हाइट पेज में भी इसके स्रोत मिल सकते हैं। तो हमें ये कहीं ना कहीं कपड़ों में ही लिखावट देखने को मिलती है। अब रहा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण बताता हूँ। विदेशी विवरण यानी कि हमारे शासनकाल में कितने लोग विदेश से आए और कितने लोग ने अपनी राय या फिर अपनी हिस्ट्री लिखी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग विदेशी विवरण देखते हैं। जैसे विदेशी विवरण में यूनानी आए थे। यूनानी में सिकंदर, आप यूनानी के एग्जाम्पल सिकंदर हो गए, ये यूनानी आए थे। फिर
यूनानी के बाद विदेशी में से मुगल भी आए थे, जिसे हम लोग अकबर के नाम से पढ़ेंगे आगे। और फिर बहुत सारे ऐसे इतिहासकार आए थे जो कि जैसे अब्दुल फजल, ये इतिहासकार है जो मुगल दरबार के अकबर के बारे में लिखा करते थे। फिर ऐसे और बहुत सारे विदेशी विवरण आए हैं, ईरानी भी आए हैं, तो उन्हीं के विवरणों से हमें पता चलता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट होता है, ये जितने भी हम लोग 3-4 क्लासेस 20 मिनट, आधे घंटा, 25 मिनट के किए, ये सब हमारा बेसिक कंसेप्ट था। बेसिक कंसेप्ट यानी कि हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते, कहाँ पढ़ते, किस लिए पढ़ते, ये सब जानने को था। अब जो हमारी पढ़ाई होगी वो झारखंड से रिलेटेड से होगी। अब हमें झारखंड से रिलेटेड पढ़नी है और डीपली पढ़नी है। कंपटीशन इतनी तेज हो गई है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे इसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसीलिए हमें डीपली पढ़नी है। और इसके बाद हम लोग इधर उधर की बातें ना करके हम लोग अब इतिहास पर आ जाएंगे। इतिहास हम लोग मेन मुद्दे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पे आ जाएंगे। प्राचीन इतिहास में झारखंड का क्या दशा था, क्या दिशा था, ये सब देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास में क्या दिशा था, ये सब देखेंगे। और फिर आधुनिक इतिहास में तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर हो गया तो मैं मिटा रहा हूँ। हो सकता है हमारी वीडियो की जो क्वालिटी होगी, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत ख़राब होगी, क्योंकि थोड़ी काफ़ी पुराना मोबाइल है। तो बहुत जल्द जो क्वालिटी चेंज करूँगा, बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच अच्छी क्वालिटी से वीडियो बना के लाऊंगा। फिलहाल अब हम लोग चलेंगे इतिहास, इतिहास जो कि मेन मुद्दा होगा। इतिहास को इंटरेस्टिंग से पढ़िए, इंटरेस्ट लीजिए इतिहास, और इतिहास में आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। आपको जैसे बचपन में कहानी सुनने को मिलती थी दादी से, दादी अम्मा से, या फिर नानी, या फिर अपने बुजुर्ग लोग से, उसी तरह इतिहास भी एक तरह से कहानियाँ ही है। वैसी कहानियाँ जो सच्ची घटनाओं के स्तर से है। तो इसे भी आप मज़े से ही पढ़िए और भी आनंद आएगा। और जो फैक्ट की बात करते हैं कि फैक्ट हमें याद नहीं होते हैं, आई मीन फैक्ट डेट याद नहीं होती है, किस समय क्या हुआ था ये याद नहीं होती है, तो कोई भी बंदा एक दिन में महान या एक दिन में विद्वान नहीं बन जाता है। धीरे धीरे ही आप रिपीटेड टाइम पढ़ेंगे तो जेन्युइन सी बात है, फैक्ट भी याद हो जाएगा। तो इतिहास में इसे हम लोग 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में हम लोग इतिहास को देखेंगे। पहला प्राचीन इतिहास,
दूसरा मध्यकालीन इतिहास। आधुनिक, ये मैंने आप सभी के बीच में पहले ही वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। आधुनिक इतिहास फिर हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं चार्ट बनाने के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो हम लोग अब टू दी पॉइंट पे आ गए, झारखंड पे। झारखंड में पहले हम लोग प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन इतिहास पूर्व वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ, उसके युग काल कितने थे। मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, फिर आधुनिक इतिहास देखेंगे। ठीक, मैं थोड़ी बहुत संक्षेप में अभी कुछ बातें रख देता हूँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में। फिर आज की क्लास इतना काफ़ी रहेगी, और जो कि नेक्स्ट क्लास होगी एक या 2 दिन के बाद होगी, क्योंकि मुझे भी खुद के बारे में समय देना होता है, खुद भी पढ़ना होता है। तो प्राचीन इतिहास के समय में झारखंड, प्राचीन इतिहास के समय में झारखंड किसके अधीन था? झारखंड किसके अधीन था? यहाँ के शासक कौन थे? शासक थे कि राजा थे, या फिर सामंत थे? ये भी देखना है हमें। जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, सामंत। सामंत का मतलब क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, या फिर पता भी है तो अच्छी बात है। तो मैं सामंत के बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूँ। सामंत, इसको आप ऐसे लिखिए, सामंत, सामंत, सामंत। सामंत यानी कि राजा। राजा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो राजा की एक बहुत बड़ी क्षेत्र होती थी, बहुत बड़ी क्षेत्र होती थी, और बहुत कम राजा ही ऐसे राजा होते थे। ये राजा सपोज लेते थे, राजा और राजा का क्षेत्र यानी कि राज मान लिए, सेंटर टू दी सेंटर पे। ठीक, बहुत ही कम भारत में ऐसे राजा मिले जो कि शक्तिशाली राजा के रूप में देखा गया है। तो वैसे राजा या फिर अब आप